आज की क्लास में हम डाइलेक्ट्रिक्स टॉपिक्स को समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं? वो मटेरियल जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जनरली ये क्या हो गए तुम्हारे? इंसुलेटिंग मटेरियल हो गए। जब मैं जनरली बोल रहा हूँ इसका मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इट बिहेव्स एज अ insulator, but when you place them in an external electric field, when placed in external electric field, तो होगा क्या? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इसके मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगी। इसके मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगी। पोलराइज करने की वजह से तुम्हारे मटेरियल के अंदर डाइपोल्स बन जाएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और उनके सेपरेट होने की वजह से तुम्हारा मटेरियल जो है वो अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एनफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन ब्रेक दीज डाइपोल्स इनटू इंडिविजुअल आयंस, then this dielectric material will behave as a conductor. समझ में आया? So when they are placed in an external electric field, then charges are slightly displaced. Then charges are slightly displaced from their initial position ये जो फिनोमेना जो होता है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। ये वाला फिनोमेना इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। अब तुम्हारा मटेरियल जो है वो पोलराइज हो गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से दूर दूर हो गए। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। जनरली दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर, और दूसरे होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरे क्या हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर कौन से हैं? सबसे पहले हम नॉन पोलर की बात करते हैं। सो वो सारे मटेरियल्स जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के बने हुए हैं इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट इनिशियली, डाइपोल मोमेंट, बट व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट द चार्जेस ऑन द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस which will then separate their charge center. तो उसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारा डाइपोल फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे समझो तुम्हारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेट पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है जो हमने यहाँ पे सेंटर में ड्रॉ कर लिया। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ऑल्दो बोर ने तो बोला था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली में तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं होते, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करते हैं सराउंडिंग में। सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय दिस ब्लू कलर। ये जो ब्लू कलर का जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब इस पर चार्ज कौन से नेचर का है? नेगेटिव नेचर का है। अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका मैं एक हाइपोथेटिकल चार्ज सेंटर एज्यूम कर सकता हूँ। उसका एक हाइपोथेटिकल चार्ज सेंटर एज्यूम कर सकता हूँ जो कहाँ पे होगा? इस सर्कल के सेंटर पे होगा। मतलब डेट विल ओवरलैप विद द पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे मेरा न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उसी पे ही मेरा नेगेटिव चार्ज ओवरलैप कर रहा होगा। सो दिस इज व्हाट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन जनरल। दिस इज नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इसको ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे मेरे पूरे स्पेस में है। मैंने सिर्फ ड्रॉ जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हैं, लेकिन ये पूरे स्पेस में है। अब जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने इस नॉन पोलर एटम को रखूँगा तो क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज लगेगा। मतलब कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो इनिशियली इस वाली लाइन के अलॉन्ग था, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा आगे की तरफ डिस्प्लेस किया और पॉजिटिव चार्ज की नई लोकेशन कहाँ पे आ गई? इधर, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जो था वो इनिशियली तो कहाँ पे है? यहाँ पर। इनिशियली कहाँ पर है वो? इस वाली पोजीशन पे। अब ये क्या होगा? डिस्प्लेस होगा
ऑपोजिट डायरेक्शन में, और तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। बात समझ में आई? मतलब जो तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, अब वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो अब तुम ड्रॉ क्या करोगे, एक नेगेटिव चार्ज तुम ऐसा दिखाओगे और एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा दिखाओगे, और दोनों जो हैं ये अब किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो गए, तो ये एक इस टाइप का क्या बना देंगे, डायपोल बना देंगे। समझ में आ गया? इनिशियली नॉन डायपोल था, लेकिन जब तुमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये डायपोल में कन्वर्ट हो गया, और इस डायपोल का कुछ स्पेसिफिक डायपोल मूवमेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस डी बाई विच दिस इज सेपरेटेड। और ये कितने डिस्टेंस से सेपरेट हुआ होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि तुमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चार्ज के ऊपर उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी। हाँ या ना? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, कितना, Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो कितना लगेगा, Q इंटू ई। जितनी ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से उतना ज़्यादा तुम्हारे दोनों के चार्ज सेंटर में सेपरेशन आएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये तो है तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। अच्छा, दूसरे टाइप के कौन से हैं, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स वो सारे होते हैं जिसमें इनिशियली दे हैव सम नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। अगर मैं पोलर के बारे में बात करूं तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इनिशियली दे हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। जैसे कि आप इस वाली फिगर में देखिए, इस वाली फिगर में आप देखोगे तो जो मैंने पर्पल कलर से जो हाईलाइट किया है वो मेरा है पॉजिटिव आयन। पर्पल कलर से जो मैंने हाईलाइट जो किया है वो है मेरा पॉजिटिव आयन, और जो मैंने रेड कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है वो है मेरा नेगेटिव आयन। अब वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जिसमें इनिशियली नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है, मतलब जैसे एग्जांपल तुम्हारा NaCl हो गया या HCl हो गया, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास आयनिक बॉन्ड्स हैं। आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, तुम्हारे पास ऑलरेडी जो आयन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेफर्ड डायपोल मूवमेंट बन जाएगा। तो जैसे ही NaCl का फॉर्मेशन हुआ या जैसे ही HCl का फॉर्मेशन हुआ, तुरंत हमारे पास क्या बन गया, एक डायपोल मूवमेंट बन गया। तो दे हैव इनिशियली अ नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। बट इसमें है क्या कि जो आपका मटीरियल है उसके अंदर सिर्फ एक डायपोल नहीं होगा, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायपोल्स होंगे विच आर रैंडमली ओरिएंटेड। सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होंगे, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब जब तुम ऐसे पोलर आइटम को या पोलर मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस ग्रीन कलर की लाइन से, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इन इट्स ओन डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लो हम फोर्स लगा देते हैं, जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना, QE। सेंस दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द डायपोल है 0, बट दोनों के फोर्स के बीच में कुछ सेपरेशन है। द टू फोर्सेज आर नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन ड्यू टू विच एन अनबैलेंस टॉर्क विल क्रिएट। और इस अनबैलेंस टॉर्क की वजह से तुम्हारा जो डायपोल है ये रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को ये मिनिमाइज कर ले, सो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। समझ में आई बात? ये होगा तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूल के साथ। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो फिनोमेना जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने नीचे वाली फिगर में जो दिखाया है, दिस फिगर ऑन द राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू अ नॉन पोलर मटीरियल एंड द फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स पोलर मटीरियल। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स अ फोटोग्राफ ऑफ दिस इज अ पोलर मटीरियल, पोलर मॉलिक्यूल बोल देते हैं हम इसको, पोलर मॉलिक्यूल। इसके अंदर जितने भी डायपोल्स हैं तुम देख सकते हो, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इनसाइड द होल ऑफ द मटीरियल। तो तुम्हारे पास नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द मटीरियल जो है, क्या नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द मटीरियल इज 0, बट इंडिविजुअली दे हैव सम नॉन जीरो डायपोल्स इनसाइड देम। नेट क्यों 0 हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द डायपोल्स विद इन द मटीरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल को अगर मैं ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर रखूं, ये है मेरा फिगर नंबर 1, दिस वन इज माई फिगर नंबर 2।
तो फिगर नंबर 2 में अगर आप देखोगे मैंने इसको अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर प्लेस किया है, ई वेक्टर में रखा है। तो क्या होगा, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो सभी पॉजिटिव चार्जेस पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्जेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, तो मैं कुछ अपने हाईलाइट कर लेता हूँ जिनकी मैं स्टडी करना चाहूँगा। एक तो ये वाला, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे, दूसरा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे, तीसरा जो मेरा इसके ऊपर फोर्स लग रहे। ठीक है, तुम रैंडमली किसी की भी स्टडी कर सकते हो ये देखने के लिए कि उनके पास फोर्सेस और टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो और देखते हैं, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने भी मैं पर्पल कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ उन सब पे किस तरफ फोर्स लगेगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मेरे रेड कलर के जो हाईलाइटेड पोर्शन जो हैं उनके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे फोर्स लगेगा इन तरफ। अब अगर तुम इंडिविजुअली हर किसी को देखो तो सब में एक अनबैलेंस टॉर्क आएगा। टॉर्क की वजह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये वाला भी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये वाला भी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। हर केस में अगर तुम देखोगे तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी ओरिएंटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी आती है, -PE in general potential energy of the dipole placed in a electric field is -P dot E vector। potential energy U कितनी होती है, U होती है -P vector dot E vector, where P vector is the dipole moment vector and E vector is the external electric field। डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या आएगा, -PE cos थीटा। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है तो वहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्योंकि नेगेटिव साइन है तो थीटा को क्या करोगे, मैक्सिमम। सॉरी, कॉस थीटा को क्या करोगे, मैक्सिमम। कॉस थीटा का मैक्सिमम है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और इन दोनों की वजह से तुम्हारे पास एक ऐसा डाइपोल बन रहे, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। सो ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया वो तो तुम्हारा क्या दिखा रहे हैं, सॉरी इसको हम ग्रीन कलर से नहीं दिखाते, हम इसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स माई पी वेक्टर और इस डाइपोल को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो इस डायरेक्शन में है। सो इन दिस केस इफ़ यू विल सी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर इफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या आएगी, मिनिमम। और कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं तो सारे के सारे जो आपके डाइपोल्स हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से ओरिएंट कर लेंगे मटेरियल के अंदर जितने भी होंगे। समझ में आई बात। सारे नेगेटिव चार्जेस जो रेड कलर से हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड होंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छे से ऑब्जर्व करो, हमारी एक लेयर के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये जो मैं येलो कलर से हाईलाइट किए हैं, ये सारे के सारे एडजेसेंट हैं हमारे इस नेगेटिव चार्ज वाली लेयर के साथ। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नेट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। दोबारा हमारे पास एक और लेयर है किसकी, येलो वाले की। ये येलो कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या दिखा रहे हैं, एक लेयर जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ओरिएंटेड हैं और इसकी अगली लेयर में सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस ओरिएंटेड हैं। फिर मेरे पास सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ओरिएंटेड हैं एंड देन अगेन आई हैव द ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द नेगेटिव चार्जेस। ये सब मिलके एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। तो तुम्हें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें अपीयर क्या होगा, दैट यू हैव अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द मटीरियल एंड यू हैव अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट फेस ऑफ द मटीरियल। हाँ या ना, तुम्हें इस टाइप की दो लेयर्स दिख जाएंगी। तो तुम्हें मटेरियल के अंदर नहीं दिखेगा, मटेरियल के अंदर ऑल दो डाइपोल्स बने हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दिखेगा क्या कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्जेस एक साथ आके एक्यूमुलेट हो गए हैं और जितने भी राइट हैंड साइड पे हैं वहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आके एक्यूमुलेट हो गए हैं। समझ में आई बात। ये जो चार्ज सेपरेशन जो होता है ना, इनको हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस। जो तुम्हारे दोनों फेसेस पे जो अपीयर हुए उनको हमने क्या नाम दिया, you may say that when all the dipoles are aligned along the direction of the electric field, then the charges of the neighboring dipole in the slab overlap and they neutralize each other. So in this state only the surface charges of the dipole will remain in the slab. तो इसको लिख लेते हैं,
in this state only the surface charges of dipole will remain in the slab. These are called bound charges. क्योंकि कुछ कुछ जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो वहाँ पे उसने बाउंड चार्जेस वर्ड यूज़ किया होगा. ये बाउंडेड क्यों है? क्योंकि ये फ्री नहीं है, डायपोल का पार्ट ही है ये, अभी ये मूव नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, इसलिए तुमने इनको क्या नाम दिया? बाउंड चार्जेस. ठीक है. या फिर तुम्हें अपीयर क्या हुआ कि ये तुम्हारे लेफ्ट फेस था और राइट फेस पे क्या हो गए? इंड्यूस हो गए. क्योंकि इनिशियली जो हमारा मटेरियल है फिगर नंबर 1 में वो तो क्या था? न्यूट्रल था. लेकिन जब तुमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो तुम्हें दिखा कि एक लेयर पूरी पॉजिटिव चार्ज की बन गई और दूसरी लेयर नेगेटिव चार्जेस की बन गई. तो इसलिए हम कई बार इसको बाउंड चार्जेस के साथ साथ और क्या बोल लेते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस. दे आर ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस. समझ में आई बात? ठीक है. ड्यू टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक, अब क्या होगा? देखो, अब तुम्हें क्या दिखेगा कि मटेरियल में एक तरफ तो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज की लेयर है, एक तरफ तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज की लेयर है. लेट द मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस, कि ये तुम्हारा स्लैब था. इस स्लैब के लेफ्ट फेस पे सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं और इसके राइट फेस पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं. और तुम्हें पता है कि जब भी चार्जेस तुम्हारे सेपरेटेड होंगे तो उन दोनों के बीच में क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी. तो रेड कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज. तो इस टाइप की तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखेंगी. किसके अंदर? डायपोल के अंदर. किसकी वजह से? ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस या ड्यू टू द बाउंड चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल. बात समझ में आई? तो वो मैं इस वाले डायग्राम में भी ड्रॉ करता हूँ. इस टाइप की होगी हर जगह. समझ में आ रही है बात? ठीक है. अच्छा, लेकिन तुमने इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कंप्लीट होंगी ऐसी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इधर, इधर और इधर. ये सारी की सारी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रही होंगी मटेरियल के अंदर. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हमारे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, जबकि कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे मटेरियल में से स्ट्रेट अवे पास कर रही है. ठीक है. हाँ या ना? ठीक है. तो जो मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल आउट करेंगी. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी. सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी, ये और ये सारी क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो तुम्हें अपने मटेरियल के अंदर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मटेरियल के अंदर का मतलब क्या है? मैं सिर्फ इतने वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ जो अब मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ. सिर्फ इतने मटेरियल के अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगी या उससे डिफरेंट होगी? बताओ, सब सोचो. जो मेरे इस ब्लू कलर के हाईलाइटेड पोर्शन के अंदर जो मेरी फील्ड स्ट्रेंथ जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो मेरी एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ से कम होगी या ज़्यादा होगी? उससे कम होगी. क्यों? क्योंकि अंदर जो थी वो तो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? रिड्यूस करवा दिया. बात समझ में आई? क्या करवा दिया? उसको रिड्यूस करवा दिया. तो हम क्या लिखेंगे कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद इन द मटीरियल. इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दिस शुड बी गिवन बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस. इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो क्या थी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी. तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आई बात? नाउ वी हैव अ रिलेशन दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर. यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? What does this epsilon r represent? Dielectric constant of the material. This is known as dielectric constant.
जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो किस नाम से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. समझ में आया? ठीक है. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल, this quantity net electric field in the material is equal to net electric field divided by epsilon r. ठीक है. So what I am doing, I am going to do, I am going to equate this quantity to this quantity now. देखते हैं उससे हमारे पास क्या आएगा. So it implies the induced electric field will be equal to external electric field minus external electric field upon epsilon r. इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ लोग इसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कप्पा से. ठीक है, इसको हम कप्पा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो और मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को है ना ई एक्स टी नहीं लिखे, सिर्फ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल ई से. सो फ्रॉम हेयर यू विल से दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इंटू 1 - 1 अपॉन कप्पा. ये पहला रिलेशन समझ में आया? ठीक है. अच्छा, जो मेरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, बाउंड चार्जेस की वजह से है. सो लेट अस से जो हमारे पास एक रेड कलर के नेगेटिव चार्ज की लेयर बनी थी ऑन द लेफ्ट हैंड फेस, और जो हमारे पास एक पर्पल कलर के पॉजिटिव चार्ज की लेयर जो बनी थी ऑन द राइट फेस, इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द राइट फेस इट इज़ प्लस सिग्मा आई एंड ऑन द लेफ्ट हैंड फेस इट इज़ माइनस सिग्मा आई, where sigma is the surface charge density due to the induced charges, or you may say it is the induced surface charge density on the faces of the dielectric material. So the induced electric field, this induced electric field, this should be equal to what? E induced is equal to sigma I upon epsilon naught. अगर तुम अपनी जो मटेरियल की जो फेसेज जो है उनको अगर बहुत लार्ज एज्यूम करो, so they will be treated as a plate, एज एन इन्फिनिट प्लेट. और इन्फिनिट प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो आई एम यूजिंग दिस रिलेशन इनटू दिस एक्सप्रेशन. सो व्हाट यू विल गेट, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, अच्छा कैपिटल ई जो है वो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो उसको हम एज इट इज लिख लें, ई इंटू 1 - 1 अपॉन के. सो फ्रॉम हेयर यू विल से क्या बोलेंगे हम यहाँ पे इसको, इट इम्प्लाइज सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - 1 अपॉन कप्पा, वेयर कप्पा इज व्हाट, बोलो क्या है ये तुम्हारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कप्पा क्या रिप्रेजेंट करे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अच्छा, यहाँ पे तुम एक रिलेशन और यूज़ कर सकते हो जो कभी कभी कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, द चार्ज रिजाइडिंग ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस. सो अगर वो तुमसे एब्सोल्यूट चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछे जो तुम्हारे इंड्यूस हुआ होगा मटेरियल के अंदर, तो यहाँ पे सिग्मा ए की जगह ये वाला रिलेशन पुट करो, तो वहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल चार्ज विच इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. समझ में आया यहाँ तक, पक्का? ठीक है, आगे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारा मटेरियल जिसको तुमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, चाहे वो पोलर मटेरियल हो या फिर नॉन पोलर मटेरियल हो, दोनों ही केसेस में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारे मटेरियल के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट लेके आती है. इन केस ऑफ द नॉन पोलर मटेरियल वो तो पहले से ही न्यूट्रल था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या हो गए, सेपरेट हो गए. सेपरेट होने की वजह से उसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ. जो तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें इंडिविजुअल डाइपोल्स तो थे, लेकिन इन द होल मटेरियल वॉल्यूम देयर वाज नो नेट डाइपोल मोमेंट. बट जब तुमने उस पोलर मटेरियल को, पोलर मॉलिक्यूल को अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सो ड्यू टू द अनबैलेंस्ड टॉर्क नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस लेयर अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्लैब, जिसकी वजह से उसके अंदर भी एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया. सो दोनों ही केसेस में हमारे पास एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया. अब ये डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ कितना होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा, उतने ही ज़्यादा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे. जैसे मान लो इनिशियली तुम्हारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था और इधर पॉजिटिव चार्ज था और ये ऐसे सेपरेटेड थे. ठीक है, तुमने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा,
इस टाइप की। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई। आई एम एज्यूमिंग कि इस केस में जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, E1। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बढ़ाने से पहले मैं एक न्यूट्रल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस और ज़्यादा फर्दर राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस होगा, नेगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस होगा। सो पॉजिटिव चार्ज अपनी लोकेशन से आगे बढ़ के कुछ यहाँ तक आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज भी अपनी लोकेशन से आगे बढ़ के कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और जो तुम्हारा डायपोल है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। समझ में आया? इन दिस केस यू हैव अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 विच इज़ ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन E1। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। सो यहाँ पे अब तुम्हारा डायपोल मोमेंट स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे, तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूल के अंदर Na और Cl के बीच का डिस्टेंस। अगर तुम Na को अलग कर दो और Cl को ही अलग कर दो तो दोनों क्या बन जाएंगे, फ्री आयंस बन जाएंगे, हाँ या ना, दोनों क्या बन जाएंगे, फ्री आयंस। तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लगा दी, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इससे भी ज़्यादा हम मैग्नीट्यूड की लगा देते हैं। मान लो तीसरे केस में तुमने क्या किया, E3 मैग्नीट्यूड का लगाया। तुम देख रहे हो मैं साथ साथ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो लेंथ जो है उसको भी बढ़ाता जा रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ आइडिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो हेयर इन दिस केस E3 इज़ फर्दर ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल E3 का मैग्नीट्यूड जो है ना वो एक क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है। आई एम एज्यूमिंग कि देयर इज अ सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड विच आई एम टर्मिंग एज क्रिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे कि अब तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ गया, और दोनों क्या हो गए हैं, अब सेपरेट हो गए हैं। दोनों क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। तो जैसे ही सेपरेट होंगे इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे दोनों डायपोल के बीच का जो बॉन्ड जो था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। बॉन्ड क्या हो गया बोला, ब्रेक हो गया। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों क्या कहलाएंगे, बॉन्डेड चार्जेस कहलाएंगे या फ्री चार्जेस कहलाएंगे, फ्री। और हम इनको बोलेंगे फ्री आयंस। क्या बोलेंगे, फ्री आयंस। तो जो पॉजिटिव वाला है ये तो क्या कहलाएगा, फ्री पॉजिटिव आयन, और जो नेगेटिव वाला है वो क्या कहलाएगा, फ्री नेगेटिव आयन। और जैसे ही ये फ्री हो गए उसी वक्त क्या हो जाएंगे, ये कंडक्टिंग नेचर के आ जाएंगे। दोनों क्या हो गए, कंडक्टिंग हो गए। जब तक वो बॉन्डेड थे तब तक तो वो बेचारे मूव नहीं कर सकते थे मटेरियल के अंदर, लेकिन जैसे ही वो फ्री हुए वो मटेरियल के अंदर क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक डायपोल के ऊपर अगर ये फिनोमेना ऑब्जर्व करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में तुम्हारे फोर्सेज लगेंगे। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जो लग रहा है ये फोर्स दोनों इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जो लग रहा है ये आयन के बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए तो वो बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जैसे ही तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होगा क्या होगा, तुरंत फ्री पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। सो द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at which the dipoles of a specific material break is known as the dielectric strength। समझ में आई बात? तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अगर मैं डिफाइन करूं तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, लिखो सब। द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at which the dipoles of a specific material at which the dipoles of a specific material break is called as dielectric strength, sorry, इसको हम क्या बोलेंगे, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अच्छा, हर मटेरियल की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। सिंस हर मटेरियल की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है तो हर मटेरियल
के डायपोल्स को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब हर मटेरियल का डायपोल या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो हर यूनिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। एंड द फिनोमेना ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द डायपोल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, लिखो इसको भी, द फिनोमेना ऑफ breakdown या breakdown में breaking the dipole, the phenomena of breaking the dipoles of a dielectric material of a dielectric material is known as dielectric breakdown। समझ में आया डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होते हैं, पक्का। सो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने पे तुम्हारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ्री हो गए, और फ्री होने की वजह से वो क्या बिहेव करेंगे, एज अ कंडक्टर। सो आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एन इंसुलेटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ कंडक्टर। और इसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से हम मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ में आई बात। नाउ लेट अस सी कि ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में इतना सब जो पढ़ा, ये हमारे कैपेसिटर्स में किस वजह से यूजफुल होता है। ठीक है, सो इन द फिगर नंबर 1 लेट अस से दैट यू हैव टू कैपेसिटर प्लेट्स A एंड B। लेट द प्लेट A इज हैविंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज और B पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, लेट दैट सेपरेशन इज D, मतलब ये वाला जो सेपरेशन जो है, दिस सेपरेशन इज D एंड द प्लेट एरिया इज A। इसका एरिया जो है उसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है, इट्स कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस ऑन इट। अब तुम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, कैपेसिटी को क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो तुम क्या करना चाहोगे कि या तो तुम बोलोगे इसका जो एरिया A जो है उसको इंक्रीज कर दो, या फिर दोनों के बीच का जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन जो D है उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। प्लेट का जो एरिया जो है उसको तुम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, अदरवाइज तुम्हारा कैपेसिटर का साइज़ ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम अपने दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन D को ज़रूर रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि वैसा करने से क्या होगा, साइज़ कैपेसिटर का छोटा भी हो जाएगा और साथ में उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तुम प्लेट को, दोनों प्लेट्स को क्या लाना चाहोगे, और पास में लाना चाहोगे, और भी ज़्यादा पास में लाना चाहोगे। जितना ज़्यादा तुम उसको क्लोज लेके आओगे उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर तुम दोनों को बहुत इन्फिनिटली क्लोज अगर लेके आ गए, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट को इन्फिनिटली क्लोज लेके आ गए, तो उससे क्या होगा, दोनों के टच होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, दोनों प्लेट आपस में टच करने की टेंडेंसी रखेगी, और अगर दोनों प्लेट टच कर गई तब क्या होगा, चार्जेस उसके ऊपर रिजाइड ही नहीं करेंगे, चार्जेस तो माइग्रेटिंग मोशन में आ जाएंगे। समझ में आया। सो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट कर देते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सो इन द फिगर नंबर 2 आई हैव इंसर्टेड अ डाइलेक्ट्रिक शीट हैविंग अ थिकनेस T। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, T मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, सो इनिशियल सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का कितना था, D था, लेकिन अब मैंने एक T सेपरेशन वाली शीट को इंसर्ट किया। लेट दिस थिकनेस इज T1 and the remaining thickness is T2. The dielectric constant of the given material is T। और अब जो मेरा कैपेसिटर के बीच का जो पहले एम्प्टी पोर्शन जो था, ये वाला पूरा एम्प्टी पोर्शन जो था, अब इसी एम्प्टी पोर्शन के अंदर अब मेरे टोटल 3 जोन्स क्रिएट हो गए। एक जोन नंबर 1 जो अभी भी वैक्यूम या एयर है, एक जोन नंबर 2 जिसमें मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और एक जोन नंबर 3 जिसमें अगेन एम्प्टी एयर या वैक्यूम जो भी मैंने एज्यूम किया है इन जनरल वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो लेट द चार्ज ऑन द गिवन प्लेट इज एज रिप्रेजेंटेड। हम इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज देते हैं, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जो एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम वाला जो एम्प्टी स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। So let I am represented that electric field as E1।
मतलब E1 क्या रिप्रेजेंट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जोन नंबर 1 इधर, और जब तुमने एक डायपोल को रखा है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के प्लेट्स के बीच में, तो इसमें कुछ चार्जेस इंड्यूस हुए होंगे. लेट आई एम रिप्रेजेंटिंग दोज चार्जेस बाय दिस, नेगेटिव चार्जेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फेस एंड पॉजिटिव चार्ज हेयर. तो जोन नंबर 3 में भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी इस डायरेक्शन में. सिंस जोन नंबर 1 और 3 दोनों ही वैक्यूम या एयर में हैं, सो इवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जोन 1 और 3 विल बी सेम, विच विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अच्छा, जो मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसके अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, कम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ही डायरेक्शन होती है. सो लेट आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट डायरेक्शन बाय दिस ब्लैक कलर. सो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एरोज कम दिखाऊंगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द डाइपोल मटेरियल इज हाउ मच, E अपॉन K कप्पा, वेयर कप्पा रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मटेरियल. सो E किसके बराबर है हमारा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन कप्पा. अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट अस एज्यूम कि जो मेरा मटेरियल जो था ना, इसको मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया और मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है साथ में, and let the potential of the battery is V. In the 3 zones identified 1, 2 and 3, due to the different electric field, different potential difference will exist between the surfaces. मतलब जोन नंबर 1 के लेफ्ट फेस पे और राइट फेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, जोन 2 के लेफ्ट फेस और राइट फेस में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, सिमिलरली थर्ड में भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इन सच अ वे दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द complete circuit V should be equal to the individual potential difference V1 plus V2 plus V3. हाँ या ना. अच्छा, V कितना होता है, E इंटू डी. सो V1 क्या लिख सकता हूँ मैं, E1 इंटू T1, where T1 is the thickness of the zone in which the electric field E1 exists. Similarly V2 क्या है, potential difference across the sides of the dielectric material, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2, और थिकनेस कितनी है उसकी, T. सिमिलरली V3 किसके बराबर होगा, E3 इंटू T3 के बराबर होगा. ठीक है. E1, E2 और E3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर लिख ली है. उन सबको जब आप नीचे सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास नेट V की वैल्यू जो आएगी, इट विल बी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T. ठीक है. वे D माइनस टी. अच्छा, इधर देखो एक चीज़ और, जो तुम्हारे पास T1 प्लस T प्लस T2 जो है वो है तो D के बराबर. मतलब तुम क्या लिखोगे, T1 प्लस T प्लस T2 इज इक्वल टू D, और यू में से डेट T1 प्लस T2 किसके बराबर आएगा, D माइनस टी के बराबर आएगा. तो यहाँ पे D माइनस टी जो मैंने क्वांटिटी लिखी है ये बेसिकली किसके बराबर है, T1 प्लस T2 के बराबर ही है. समझ में आई बात. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस V विच इज नाउ एग्जिस्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब जो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, इसको हम C डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसको किससे रिप्रेजेंट करूँ मैं, C डैश से. सो सिंस यू नो दैट Q इज इक्वल टू C डैश इंटू V, तो C डैश कितना आएगा, Q अपॉन V. ठीक है. तो इधर से V की वैल्यू को मैं इस वाले एक्सप्रेशन में जब सब्सटीट्यूट करूँगा और कैपेसिटेंस C अगर निकालूँ तो वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K. समझ में आया, C डैश. So this is the new equivalent capacitance of the parallel plate capacitor when a dielectric slab having a thickness T and a dielectric constant K is inserted between the gap of the parallel plate capacitor. समझ में आया, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं. अच्छा, हमेशा K की वैल्यू जो होती है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. द वैल्यू ऑफ K इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो उससे होगा क्या, सबसे पहली बात कि कैपेसिटेंस C डैश जो आएगा दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन C. C डैश इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल कैपेसिटेंस. मतलब जब तुम्हारे प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तो उसका कुछ कैपेसिटेंस था C. जैसे ही तुमने उसकी सेपरेशन के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक शीट को इंसर्ट किया, उसका कैपेसिटेंस तुरंत क्या हो गया, बढ़ गया. समझ में आया.
दूसरा, ऐसी शीट को इंसर्ट करने की वजह से हमें एक फ़ायदा और दूसरा क्या मिलता है कि दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती, क्योंकि वो इंसुलेटिंग मीडियम था। हमारा जो डाइलेक्ट्रिक शीट था वो क्या था, इंसुलेटिंग मीडियम था। सो दोनों प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो, सो क्या तुम्हारा जो सी डैश न्यू कैपेसिटर जो आया है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा डाइलेक्ट्रिक शीट हमने किस पोजीशन पे रखी है? नहीं डिपेंड करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे, इस टी के ऊपर डिपेंड करे, टी के ऊपर और के के ऊपर। वो कहीं पे भी इसकी पोजीशन के ऊपर नहीं डिपेंड किया, T1 या T2 के ऊपर नहीं डिपेंड किया। बात समझ में आई? क्योंकि वो इनडायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आया, D माइनस टी के प्रोपोर्शनल आया है। ठीक है। सो तुम अपनी स्लैब को दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं पे भी रख दो, दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं पे भी रख दो, जो कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा क्या आएगा, सेम। ये मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, रीड करो सब। क्या? द कैपेसिटेंस इन द अबव सिचुएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट्स। The capacitance will depend only on the thickness of the dielectric slabs and its dielectric constant. This is a very important result. दूसरा, जो तुम्हारा कंडक्टिंग स्लैब या मटेरियल मेटल प्लेट जो होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है इन्फिनिट। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिट। क्योंकि कंडक्टर जो है उसमें पहले से ही तुम्हारे फ्री आयंस रिजाइड करते थे, जबकि हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया था, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया था, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द डाइपोल्स इनसाइड द मटेरियल सो दैट द बाउंड चार्जेस विल ट्रांसफॉर्म इनटू फ्री आयंस। है ना? ऑलरेडी मेरे मटेरियल के अंदर फ्री आयंस या फ्री चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आता है वो कितना आता है, इनफाइनाइट। ठीक है। तो उसकी वैल्यू तुम्हें इनफाइनाइट जो है वो याद रखनी है। तो अगर तुम अपने यहाँ पे जो अभी हमने एज्यूम किया है उसमें तो तुमने ये माना कि जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना उसने कुछ गैप ऑक्यूपाई किया, कंप्लीट गैप नहीं ऑक्यूपाई किया, लेकिन कुछ सर्टेन डिस्टेंस ही तुम्हारा कवर अप किया है। लेट अस से कि इसने अगर पूरा का पूरा ही तुम्हारा एरिया ऑक्यूपाई अगर किया होता तो उस केस में क्या होता? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस वाले जोन के अंदर मैंने कंप्लीटली इसको फिल कर दिया। सॉरी, ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लिया और इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने अपनी प्लेट्स के बीच में कंप्लीट फिल कर दिया। ठीक है। लेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस इज के। सो हेयर इन दिस केस जो मैंने पहले थिकनेस टी जो एज्यूम की थी वो किसके बराबर होगी, डी के बराबर होगी। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली T1 0 हो गया और T2 भी क्या हो गया, 0। जहाँ पे T1 और T2 क्या थे, मेरे वो एम्प्टी स्पेस जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं मटेरियल था, प्रेजेंट था। ठीक है। सो इन दिस केस इफ D इज इक्वल टू टी, तो यहाँ वाले फॉर्मूले से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास नया कैपेसिटेंस सी डैश कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन के। D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम क्या लिखोगे, सी डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन के, which may be rewritten as C dash is equal to A epsilon naught upon D into K. And here you will see that A epsilon naught upon D, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल कैपेसिटेंस C. So you may write that C dash is equal to K times C. तो जब तुमने अपने एक एयर वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। सो इन द लास्ट लेट अस जस्ट डिस्कस वन मोर वेरी स्मॉल कंसेप्ट कि ये तुम्हारे पास एक प्लेट थी एंड लेट दिस इज द सेकेंड प्लेट, और इसके बीच में मैंने अलग अलग बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट की। इस वाले रेड कलर वाले की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसकी थिकनेस T1 है। दूसरा मैंने एक इंसर्ट किया इस टाइप का K2 और T2 वाला। तीसरा मैंने इंसर्ट किया K3
एंड T3 थिकनेस है और K3 उसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड लास्ट K4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और T4 उसकी क्या है, थिकनेस है। सो इसका अगर आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लिखना हो, डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला लिखोगे न्यू कैपेसिटेंस का, सो वो फॉर्मूला क्या आएगा, C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। समझ में आया? दिस विल बी द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहाँ पे जो मेरी कैपेसिटर प्लेट्स हैं वो कौन सी हैं, ये पर्पल वाली, ये एक मेरी प्लेट है, ये एक मेरी प्लेट है, जिसके बीच में मैंने 4 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट किए हैं, सबकी थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हैं। समझ में आया? पक्का? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को फर्दर और आगे कंटिन्यू करेंगे।